गुलाम वंश और गुलाम वंश की स्थापना 1206 में, कब 1206 में होती है गुलाम वंश की स्थापना। और गुलाम वंश के जो संस्थापक होते हैं गोरी के मृत्यु के पश्चात, गोरी के मृत्यु के पश्चात लाहौर के लोगों के कहने पर, क्लियर, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बनता है। साथ ही साथ वो बहुत सारी उपाधियां धारण करता है, और उपाधियां जो धारण करता है उसमें सबसे पहला उपाधि जो होता है उपाधि कुरान खान की होती है। इसकी कुरान खान की, क्योंकि वो गोरी के गुलाम बनने से पहले गोरी के गुलाम बनने से पहले वो एक मस्जिद में रहता था, और मस्जिद में बड़े ही सुरीले अंदाज में कुरान का पाठ किया जाता था, क्लियर। और इस कुरान के पाठ सुरीले अंदाज में करने के कारण ही उसे कुरान खान की उपाधि दी गई। इसके पश्चात हातिम ताई उदार भाव वाला शासक, उदारता दिखाने वाला शासक, फिर लाख बख्श, और लाख बख्श लाखों का दान देने वाला शासक कहलाया। लेकिन जो स्वयं के द्वारा धारण किया उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्वयं धारण की हुई उपाधि मलिक व सिपाह सलार, क्लियर। वह कभी सुल्तान नहीं बना, वह कभी सुल्तान नहीं बना। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल रहता है 1206 से 1210 रहता है। 1210 में उस चौगान पोलो एक खेल होता है। पोलो खेल खेलते वक्त घोड़े से गिरता है, और घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मौत हो जाती है, और उसके पश्चात उनका लाडला आराम शाह शासक बनता है। और आराम शाह जब शासक बनता है तो देखेंगे कि वो मात्र 8 महीने तक शासन संचालित करता है। निठल्ला होता है, अयोग्य होता है, निर्बल शासक होता है, और निर्बलता के कारण उसे इल्तुतमिश राजगद्दी से बाहर कर देता है, और स्वयं दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। और याद रखिएगा इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। मतलब इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1 लाख जित्तल में इल्तुतमिश को खरीदा था। याद रखिएगा यही इल्तुतमिश आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है, और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य पूर्ण कराता है। इन सभी बिंदुओं पर करेंगे विस्तार से चर्चा। यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए, ऐबक को निसापुर ऐबक को निसापुर ईरान के काजी फखरुद्दीन से, ईरान के काजी फखरुद्दीन से गोरी गुलाम के रूप में खरीदा था। गोरी गुलाम के रूप में खरीदा था। अब यहां एक चीज देखिएगा,
कुतुबुद्दीन ऐबक को गोरी ने खरीदा। गोरी ने किससे खरीदा? तो निशापुर ईरान के काजी, जिस काजी का नाम था फखरुद्दीन। क्या नाम था? फखरुद्दीन। और उसी फखरुद्दीन से इन्होंने देखेंगे कि ऐबक को निशापुर ईरान, कहा? निशापुर ईरान के काजी फखरुद्दीन से गोरी ने गुलाम के रूप में खरीदा था, अर्थात ऐबक गोरी का गुलाम था। क्लियर? दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट, ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। सुल्तान की उपाधि नहीं। क्लियर? अर्थात सुल्तान बनने के लिए खलीफा से सनद लेने होते थे, आदेश पत्र। ये तो पहले ही लाहौर के लोगों से बोल चुका था, मैं तो गुलामों का गुलाम हूं और मैं गुलाम भला सुल्तान कैसे बन सकता है? क्लियर? लेकिन दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक भी होगा जो सुल्तान बनेगा और वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाएगा, वो होगा आपको इल्तुतमिश। क्लियर? कोई दिक्कत? अब एक चीज देखते हैं हम, कुतुबुद्दीन ऐबक की निर्माण कार्य। कौन कौन से निर्माण करवाए इन्होंने? क्लियर? सबसे पहले देखिएगा कि ये भारत में सबसे पहले जो निर्माण करवाया वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का करवाया था। किसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का करवाया था, जो दिल्ली में स्थित है। कहां? दिल्ली में स्थित है। लिखेंगे, इन्होंने भारत की प्रथम इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे कुव्वत उल इस्लाम कहा जाता है। जिसे कुव्वत उल इस्लाम कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, भारत की प्रथम इस्लाम मस्जिद का निर्माण
दिल्ली में कराया गया। भारत की प्रथम इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया गया। यहां थोड़ा समझेंगे कि यहां दो समय मिलते हैं। एक समय जो मिलता है वो 1206 से 1210 का मिलता है, दूसरा 1192 से 1196 का मिलता है। ठीक, दो कार्यकाल मिल जाते हैं, और जो जब कालखंड मिलते हैं थोड़ी सी विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। तो याद रखेंगे 1206 से 1210 और 1192 से 1196। क्लियर? लिखेंगे आगे। यह 1206 से 10, 1206 से 10 या 1192 से 1196 के दौरान मिलता है। क्लियर? के दौरान मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या होता है कि जब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद होता है, इस मस्जिद का आगे चलकर विस्तार होता है, और विस्तार करने में देखेंगे इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों लोगों ने इस मस्जिद का विस्तार किया। नेक्स्ट पॉइंट। इस मस्जिद का आगे चलकर इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विस्तार किया गया। किसका विस्तार हुआ जी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, जो भारत का प्रथम इस्लाम मस्जिद की गौरव प्राप्त किया हुआ है। इसका निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो इस मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इस मस्जिद का विस्तार किया, व्यापक पैमाना बनाया। नेक्स्ट पॉइंट। कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण ऐबक द्वारा कराया गया। ऐबक द्वारा कराया गया। ख्वाजा बख्तियार काकी के काकी के नाम पर ख्वाजा
बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण किसके नाम पर कराया गया? ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर कराया गया। किसने शुरू किया था जी? ऐबक ने किया था। ख्वाजा बख्तियार काकी बख्तियार काकी सूफी संत थे और इन्हीं के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। क्लियर? अब देखिएगा कि प्रेरणा क्या जी? प्रेरणा आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दिमाग में ऐसी प्रेरणा कहां से आई कि हम भी एक मीनार का निर्माण करते हैं जो विश्व विरासत सूची में हो सकता है आगे चलकर शामिल हो जाए। ये तो सोचा नहीं था, लेकिन हो जाता है। ये ऐसी मीनारें जो विश्व में प्रथम ऐसी मीनारें थी जो पूर्ण रूप से ईंट से निर्मित है। ईंट में छड़ नहीं लगल है क्या? देखिएगा, कुतुब मीनार बनाने की प्रेरणा ऐबक ने अफगान के जाम के मीनार से लिया। अब एक चीज देखेंगे कि अफगान में एक जाम का मीनार हुआ करता था और उसी मीनार को जब ऐबक ने देखा तो इससे इनके मन में जिज्ञासा जगी कि हम भी भारत में कुछ ऐसा कर देते हैं जो आने वाली भारत की पीढ़ी पढ़ेगी। क्या आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? उसे पढ़ेगी, विश्व विरासत सूची में शामिल हो जाएगा। सोचा होगा कभी? सोचा ही नहीं था। अफगान में एक जाम का मीनार था, उसी जाम को मीनार को जब ऐबक ने देखा तो उसके मन में ये प्रेरणा जगी, ये जिज्ञासा जगी कि हम भी ऐसा करते हैं। चले प्रयोग करने में क्या जाता है जी? क्या नेक्स्ट लिखेंगे इसे। जाम का मीनार से हुआ इसी मीनार से प्रभावित होकर इसी मीनार से इसी जाम के मीनार से प्रभावित होकर ऐबक ने इसी जाम के मीनार से प्रभावित होकर ऐबक ने भारत में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। कुतुब मीनार का निर्माण कराया।
नेक्स्ट, ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ईंट से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। अब देखिएगा कि जब सबसे ऊंची मीनार है और वो भी ईंट से निर्मित है, किससे है जी? ईंट। क्या हो गया? ईंट से निर्मित है। तो 1993 में देखिएगा, 1993 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, कब? 1993 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे यूनेस्को द्वारा इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में 1993 में शामिल किया गया। 1993 में शामिल किया गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इसकी ऊंचाई सुनिए, इसकी ऊंचाई, सीढ़ियां, सबको देखेंगे। यह नेक्स्ट पॉइंट, यह 72.5 मीटर ऊंची, 72.5 मीटर ऊंची इसमें 391 सीढ़ियां, 391 सीढ़ियां, 237.8 फीट ऊंची है। यह 237.8 फीट ऊंची है। 237.86 फीट ऊंची है। फिर एक बार, 72.5 मीटर ऊंची, मीटर में ऊंचाई 72.5। क्लियर? सीढ़ियों की बात करें तो 391, 391। फीट की बात करें तो 237.86 फीट ऊंची है। क्या? कुतुब मीनार, जो विश्व के सबसे ऊंचे ईंट से निर्मित मीनार है। और यही कारण है कि इसे विश्व विरासत सूची में 1993 में शामिल किया गया है। सर, इसके फ्रंट पे ऊपर चढ़ा जाता है सीढ़ी है तो? चलिए, कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल का निर्माण लिखेंगे। कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे से चौथी मंजिल का निर्माण दूसरे से चौथी मंजिल का निर्माण चौथी मंजिल का निर्माण ऐबक का गुलाम कौन था जी? इल्तुतमिश ने कराया। जो ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना, जो ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक बना, जिसे गुलाम कहा जाता है, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्लियर? क्या कहते हैं इसे जी? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण कुतुब मीनार की पांचवी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ। क्लियर? इसमें 5 मीनारें हैं। इसमें 5 मीनारें हैं। क्लियर? अब एक चीज देखिएगा कि चौथी मंजिल पर आकाशीय बिजली गिरते हैं। आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसका क्या होता है? क्षति हो जाती है, ये क्षतिग्रस्त हो जाता है। और जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो इसका पुनः निर्माण कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथी मंजिल पर आकाशीय बिजली गिरी। चौथी मंजिल पर आकाशीय बिजली गिरी। अब देखिएगा कि जब आकाशीय बिजली गिरी तो आकाशीय बिजली गिरने के कारण यह क्षति हो गया, इसकी क्षति हुई। ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण कराए थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इसी में आकाशीय बिजली गिरी और
फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 4थी और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया। 4थी और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिएगा, अढ़ाई दिन की झोपड़ा, अढ़ाई दिन की झोपड़ा थोड़ी सी सुनिए। अढ़ाई दिन की झोपड़ा और अढ़ाई दिन की झोपड़ा बाबू ध्यान रखेंगे 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण भी होता है 1192 में। किसके कहने पर? मोहम्मद गोरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक करवाता है। कहां करवाता है? अजमेर राजस्थान में करवाता है। कहां? अजमेर राजस्थान। क्लियर? अब देखिएगा कि सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय, सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय को तोड़कर, या ऐसा भी कहा जाए कि वहां पे एक विष्णु मंदिर था, तो सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय को तोड़कर वही करवा दिया जाता है अढ़ाई दिन की झोपड़ा का निर्माण। कब? 1192 में। किसके द्वारा? ऐबक द्वारा। किसके आदेश पर? गोरी के आदेश पर। क्लियर? देखिए इसे, अढ़ाई दिन की झोपड़ा का निर्माण, अढ़ाई दिन की झोपड़ा का निर्माण बहुत ही क्रांतिकारी प्रश्न है, इसे हमेशा याद रखेंगे। अढ़ाई दिन की झोपड़ा का निर्माण 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में गोरी के आदेश पर अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। नेक्स्ट पॉइंट। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात चौहान की राजधानी व किला, चौहान की राजधानी व कौन चौहान? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहान की राजधानी व किला अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिएगा कि जो सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय था, यह एक संस्कृत विद्यालय था। कौन सा विद्यालय था? संस्कृत विद्यालय था। नेक्स्ट पॉइंट। संस्कृत विद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, सरस्वती कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय, सरस्वती कंठाभरण को तोड़कर सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय को तोड़कर
महाविद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कराया गया। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट पॉइंट, जो अजमेर स्थित सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय था, जो संस्कृत विद्यालय था, वह विग्रहराज चतुर्थ विशल देव के द्वारा बनवाया गया था। और याद रखिएगा, इसका वस्तुतः यहीं पे एक विष्णु मंदिर था। तो विग्रहराज चतुर्थ विशल देव कंठाभरण संस्कृत विद्यालय को किसने बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ विशल देव ने बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट, अजमेर स्थित सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय का निर्माण, सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ विग्रहराज चतुर्थ विशल देव, कहीं कहीं मिलता है आपको विष्णुदेव, विशल देव भी मिलता है। तो विशल देव विशल देव के द्वारा निर्मित था। वस्तुतः यही एक विष्णु मंदिर हुआ करती थी। वस्तुतः यही एक विष्णु मंदिर हुआ करती थी। विष्णु मंदिर हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐबक की मृत्यु चौगान कोष्ट में करेंगे पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर 1210 में हो गई। ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर 1210 में हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, आराम सा हेडिंग करेंगे, जस्ट आराम सा, थोड़ी सी आराम सा, आराम करा देते हैं। आराम सा हो गया, लिखेंगे आराम सा ऐबक का पुत्र था। ऐबक के बाद गद्दी पर बैठा। मात्र 8 महीने तक शासन किया। क्लियर? मात्र 8 महीने तक शासन किया। अब यहां ध्यान देंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में पोलो खेलते वक्त चौगान जिसे बोला जाता है, चौगान खेलते वक्त वह घोड़े से गिरता है। घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मौत हो जाती है 1210 में। इसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी आराम शाह बनता है, लेकिन आराम शाह अधिक दिनों तक दिल्ली सल्तनत को आराम नहीं करता है, अयोग्य और निठल्ला शासक होता है। और यही कारण है कि उसे इल्तुतमिश, जो ऐबक का गुलाम हुआ करता था, इल्तुतमिश उसे गद्दी से हटाता है और स्वयं शासक बनता है। तो इल्तुतमिश के साथ होंगे मंडी में उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।